हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लेसी को देखते हैं जो काफी चिंता में बड़बड़ाती हुई कहती है, मैंने सही तो चुना है ना। और वो सामने ईरान वाला एक लोगो देखती है जो उनके देश का होता है और वो उसे देखकर कहती है ईरान। और वो उस लोगो को बहुत देर से घूर रही होती है और हम बाहर की तरफ देखते हैं प्यारा सा खुला आसमान और हमारी लेसी कहने लगती है, मैं फाइनली इस सिचुएशन को सच में महसूस कर पा रही हूँ। जिस शिप से वो ईरानी जा रहे हैं उस शिप को देखते हैं जो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हुए आगे बढ़ रहा है और हमारी लेसी कहती है ईरानी जगह बहुत दूर है। दूसरे ही तरफ हम देखते हैं प्रिंस को जो झटके से उस कैरेज का गेट खोलता है और वहाँ पर तो हमारी लेडी होती ही नहीं है और वो गुस्से में भूनने लगता है। बैकग्राउंड में हमें हमारी हीरोइन बता रही होती है जबकि इस खतरनाक समुद्र को पार करना बेहद मुश्किल है और हमारा प्रिंस प्रेजेंट में कह रहा होता है जाओ हर कॉर्नर को ढूंढ मारो, मेक श्योर कि वो हमें मिल जाए। सारे हमारे सोल्जर उसे ढूंढने लगते हैं इधर उधर और दूर खड़ा हुआ लेसी का फेक फादर ये सब देख रहा होता है और लेसी बैकग्राउंड में कहती है वेल्डन के लोगों के लिए ईरानी एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने के लिए इंसान को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं उसके फादर गुस्से में भूनते हुए कह रहे होते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के यहाँ से गायब होने की। शिफ्ट होता है फ्योर की मैडम के पास और वो मैडम कह रही होती है दूसरे अपने क्लाइंट से मुझे माफ़ करना लेकिन फ़िलहाल हम कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और वो क्लाइंट कहता है कितने अफसोस की बात है। और वो मैडम आगे कहने लगती है वास्तव में ये अफसोसजनक तो है, इसके बजाय क्या मैं आपको किसी और वो बीच में ही रुक जाती है और हम देखते हैं उसके जो कान का ईयर डिवाइस होता है वो चमक रहा होता है और वो हंसती है और उसकी इसी हंसी के साथ हम पीछे बैठे हुए किसी इंसान को देखते हैं जिसकी झलक हमें एक ब्लैक ओरे के साथ थोड़ी सी नजर आती है जिसके बाल भी रेडी होते हैं। दूसरी तरफ हम समुद्र में देखते और हम देखते हैं हमारी लेसी बोल रही होती है मन ही मन शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कम से कम अब कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और हमारी लेसी उस ईरान वाले पोस्टर को देखती हुई दूसरी तरफ जाने लगती और वो कहने लगती है देखा जाए तो ये आलीशान देश निकाला है, बिल्कुल सही। और वो रुक जाती है क्योंकि उसकी नज़र तो अपने आलीशान बेड पर जाती है और वो उसे देखकर मन में कुछ सोचती है और कहती है लेकिन इतने सारे रोल में से उसे ब्राइड वाली ही रोल क्यों करवाना है। लेसी के दिमाग में तो बहुत अच्छे से ख्याल आ रहे होते हैं अपने हीरो को लेकर और बस वो सोच में पड़कर ब्लश करने लगती है। उसे तो अपने वही मोमेंट याद आ रहे हैं जो हालिद के साथ लास्ट नाइट हुआ था। सो वो बहुत ब्लश कर रही होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं एक टाइगर की पूंछ हमें दिखाई जाती है और वो कहती है गुस्से में चिल्लाकर आखिर उसे इतनी बेसब्री से किसी से शादी करने की जरूरत क्यों है। अब हमें उस टाइगर की पूंछ क्लियर दिखाई जाती है जो धरती पे अपनी पूंछ पटक रहा था जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। दूसरी तरफ सिमोन टॉवल दे रहा होता है हमारे प्रिंस को। सिमोन कहने लगता है क्यों ना हम 3 दिन बाद होने वाली प्रिंसेस को सब कुछ सच बता दें। और हमारा हालिद अपने शरीर को वाइप करता हुआ कहने लगता है नहीं इसका कोई फायदा नहीं। ये सुनकर हमारा नर्वस सिमोन आगे कहने लगता है इंटरनेशनल जो हमारा जल क्षेत्र है वहाँ पहुँचने में हमें 3 दिन लगेंगे जिसके बाद हमें शाप से मतलब जो बैन लगा हुआ है वो लागू नहीं होगा, तब आप उससे अपनी गलतफहमी के बारे में बता सकते हैं। दूसरी टॉवल वापस देने लगता है और कहता है उसे तो याद तक नहीं है, अगर मैं 10 साल पहले वाली बात को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो उसे लगेगा कि मैं उसके पास्ट की जासूसी कर रहा हूँ। और हालिद उदास होकर कहने लगता है नतीजा ये होगा कि वो मुझसे और ज़्यादा नफरत करने लगेगी। और ये बात बोलते बोलते ही हमारा प्रिंस तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बिल्कुल डाउन फील करता है। दूसरी तरफ यही देखकर हमारा सिमोन एकदम एनर्जी के साथ कहने लगता है डियर लॉर्ड हम इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से खत्म हो गया तो फिर। और हालिद अपने मास्टर प्लान के साथ उसकी तरफ चमकता हुआ कहने लगता है मुझे उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा, मैं उसे सिड्यूस करूंगा। और हमारा सिमोन बिना सुने इस बात को कह देता है हाँ मुझे भी लगता है कि यही एकमात्र। और अचानक उसे होश आता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी आप क्या कह रहे हैं। और हमारे प्रिंस सीरियस फेस के साथ कहने लगते हैं मैं उसे अब सिड्यूस करूंगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उसके पास मेरे पास रुकने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। सिमोन बिल्कुल शॉक में होता है और कहता है योर मैजेस्टी आप ऐसे कैसे। और वो ब्लश करता हुआ मन में कहता है
योर मैजेस्टी इस तरह के बिल्कुल वल्गर लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। खालिद बिल्कुल डीपली सोचते हुए कहने लगता है, ये मेरे जैसे इंसान के लिए भी आसान नहीं होगा। ये निश्चित रूप से कोई सीधी सादी लड़की नहीं है जिसे आसानी से बहलाया जा सके। खालिद ये बोलते हुए अपना सर हिला रहा होता है। दूसरी तरफ ये सुनकर तो हमारा सिमोन नाम ही सर हिलाने लगता है और मन में कहता है, मेरा मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और सिमोन भी अपनी हार मानता हुआ उससे कहने लगता है, तो आप उसे सिड्यूस करना मतलब उनका दिल जीतने की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। खालिद की नज़र जाती है अपने सिमोन पर और सिमोन की तो बिल्कुल खुश हो जाती है और वो कहने लगता है, ये तो तुम्हारा काम है, फिगर आउट करो। और हमारा सिमोन अपने मन में कहता है, क्या क्या कैसे, और बेचारा सांस छोड़ता है। और हमारा खालिद वहाँ से जाने लगता है और कहता है, आखिर ये तुम्हारी ही तो नौकरी है ना। दोनों अपने टी वाले एरिया में आ जाते हैं और हमारा खालिद भी अपने लिए कुछ करने लगता है ग्लास में और हमारा सिमोन भी अपने ग्लास को लेते हुए कहने लगता है, और मैजेस्टी मेरे पास आपकी इस बात के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं इस रोमांस के मामले में भी बहुत कच्चा हूँ। और खालिद बस मन के ख्यालों में खोया हुआ है और वो ग्लास लिए हुए सोचता हुआ कहता है कि पहली बार मैंने सिमोन को इस तरह से देखा है, जो इतना परेशान और इतना ज़्यादा चिंता में दिख रहा है। दूसरी तरफ हमारा सिमोन अपनी ग्लास वाली ड्रिंक को गटक रहा था, जबकि खालिद उसे देखकर कहने लगता है, सिमोन तुम्हारे हिसाब से क्या सही रहेगा, मुझे अपने कपड़े पहने रखनी चाहिए या मुझे उसे उतार देना चाहिए। ये बातें सुनकर हमारे सिमोन को तो हजम नहीं होती और उसके मुँह से सारी ड्रिंक बाहर निकल जाती है। और हमारा हीरो तो इसे सीरियसली पूछ रहा था और सिमोन से वो कहने लगता है, नहीं भले ही वो ऐसी दिखती हो जैसे उसे बोल्ड और बेबाक मर्द पसंद आते हो, लेकिन हो सकता है कि उसे कोई शालीन सा संस्कारी टाइप इंसान ज़्यादा अच्छा लगता हो। तुम सुन रहे हो ना सिमोन। और भाई हमारा सिमोन तो ये सब सुन सुनकर बिल्कुल ब्लश करने लगता है, उसकी बॉडी तो काँप रही होती है और वो चिल्लाकर कहने लगता है, प्रिंस से, योर मैजेस्टी क्या आप वही प्रिंस हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर किसी डीमन का साया आ गया हो। प्लीज इतने उतावलेपन में बहकर कोई बेवकूफ़ी मत कीजिए। अगर आप इस रफ्तार से आगे बढ़ेंगे तो होने वाली हमारी प्रिंसेस को भी डरा कर भगा देंगे। और खालिद कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है सिमोन। सिमोन अपने पसीने पोंछते हुए अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लेता है, जैसे वो उसे फेस ही नहीं कर पा रहा है और खांसता हुआ कहता है, मुझे लगता तो ऐसा ही है। और खालिद एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है, जब तक तुम खुद पूरी तरह से पक्के ना हो तब तक मुझे एडवाइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिमोन बेचारा झुक कर कहने लगता है, मुझे क्षमा करना योर मैजेस्टी। और दूसरी ओर हमारा हीरो कहने लगता है, फिर मुझे अपने कपड़ों का क्या करना चाहिए अगर मेरा गोल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का है तो। सिमोन कहने लगता है, प्लीज़ रहम करे योर मैजेस्टी। ये सुनकर खालिद अपनी हाथ बढ़ते हुए कहने लगता है, मेरे आइडियाज़ को ऐसे खारिज करना बंद करो, तुम मेरे राइट हैंड होने का फ़र्ज निभाओ। और सिमोन बेचारा हाँफता हुआ कहता है, क्या मैंने कभी भी अपने कर्तव्य को निगलेक्ट करने की ज़रूरत की है। और खालिद थोड़ा सीरियस और उदास होकर हाथ छोड़ते हुए बोलने लगता है, ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिन दौर से गुजरी है, काश मैं उसके दर्दनाक पास्ट को हमेशा के लिए मिटा पाता। सिमोन स्माइल करके, पास्ट को ऐसे होल्ड रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है योर मैजेस्टी, जो मैटर करता है वो हमारा फ्यूचर है। और हमारा खालिद गहराई से सोचते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, इवन अगर वो हमारा वाला वादा भी भूल चुकी हो और भले ही उसे वो सारी बातें याद ही ना आए जो हमने एक दूसरे से कही थी। और वो एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसके बारे में सोचते हुए कहता है, लेकिन अब मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, वक्त मेरे साथ है। ये सब बोलते हुए वो अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और वो आगे कहने लगता है, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि उसे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बेटर चीज़ मिले, शानदार कपड़े, बेशकीमती गहने, और वो जो चाहती है वो करना चाहे उसे मैं करने दूंगा, आखिरकार वो मेरी ब्राइड है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, एक काल कोठरी की तरफ, जहाँ पर बस लगे हुए लैंप दिख रहे थे, पर हम एक विंडो से उस लेडी के हाथ देखते हैं, दूसरी तरफ चैन में बंधे हुए उसके दोनों पैर, और उसका ऑरा काफी खतरनाक होता है और उसके बाल हमें सफेद दिखाए जाते हैं जो काफी डरावने लग रहे थे। और वो कृपी स्माइल के साथ कांपती हुई आवाज में ब्लैक ऑरे के साथ कहने लगती है, वक्त मेरे साथ है, मैं नहीं। अब हम सब इस स्थिति को एक सुनहरे मौके की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि तुम्हारे इस अकेले दिल को पीठ से चीर सके, हम तुम्हें बर्बाद कर सकें। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम लेसी को देखते हैं जो सोफे पर बैठी हुई नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है
और देखकर लगता है जैसे वो सपना काफी ज्यादा बुरा था और वो नींद में पसीनों में पूरी भीगी होती है और कहती है नहीं, ऐसा मत करो। और अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो चिल्लाकर एकदम बैठ जाती है। उस सपने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से करंट की दौर में होती है और वो कांपती हुई अपने चेहरे को छूती है जिसमें पसीने आ रहे थे और वो कहती है क्या ये सपना था। और दूसरी तरफ गेट नॉक होने लगता है। वो उस तरफ देख रही होती है। वो जाकर उस गेट को खोलने लगती है। गेट खोलकर वो कहती है कि तुम इतने पोलाइटली गेट को इस तरह से नॉक क्यों कर रहे हो। और वो गेट के बाहर किसी को देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है और घबरा कर गेट को अचानक तेजी से बंद कर देती है जैसे उसके कमरे के अंदर कोई घुस ना जाए। दूसरी तरफ से वो कुछ कहता है और हमारी लेसी धीरे धीरे गेट को खोलती है और उसे देखती हुई कहती है तो तुम मुझसे कह रही हो प्रिंस टब में नहा रहे और उन्होंने तुम्हें मेरे रूम के बाहर गार्ड करने के लिए ऑर्डर दिया है। हमारा रेड हेयर वाला गार्ड बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि उसके मुंह पर गेट बंद करा गया था और वो कहता है थोड़ा सा घबराता हुआ, जी जी हाँ। और हमारी लेसी का दिमाग चलता है उसे देखकर और मन में कहती है मुझे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने का मौका अच्छा है इससे। लेसी प्यारी सी स्माइल करती है जिससे उस गार्ड का तो दिल ही हिल जाता है और वो कहने लगती है तो क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। गार्ड जो उसकी स्माइल का कायल हो चुका था वो कहने लगता है जी जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्लीज आप चाहो जो चाहे पूछ सकती हैं। हमारी लेसी उससे अपने क्वेश्चन वाले मोड में आकर कहने लगती है पेन पेपर के साथ बेर्लिन की तुलना में ईरानी में जो लेडीज का एक सोशल स्टैंडिंग है वो कैसा है। और हमारा गार्ड थोड़ा घबराता हुआ कहता है ओ ईरानी में शादी के बाद कपल डिस्कस करते हैं कि उन्हें किसका सरनेम अपनाना चाहिए। यहाँ पर वुमेन का हाउस होल्ड होना मतलब घर का हेड होना बहुत कॉमन बात है। लेसी कहती है सोचती हुई अच्छा ये तो वर्लन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और क्या हमारे प्रिंस को गवर्नमेंट या पब्लिक अफेयर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी। गार्ड कहता है मैं इस बारे में ज्यादा पक्का नहीं कह सकता। लेसी कहती है अच्छा तो यहाँ डिप्लोमेटिक अफेयर के बारे में क्या ख्याल है। और ये सुनकर भी हमारा गार्ड सेम चीज बोलता है मैं इस बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और हमारी लेसी उसे ताना मारते हुए देख कर कहने लगती है और फिर तुमने ऐसा क्यों कहा था कि जो चाहूँ पूछ सकती हूँ। हाँ ये सुनकर तो हमारा गार्ड बिल्कुल शर्म से लाल हो जाता है और वो चुप रहता है। उसको तो पसीने आने लगते हैं और सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हमारा हीरो रूम के अंदर एंटर करता है। प्रिंस की नजर तो हमारी लेसी पर ही थी और वो उसे देख रहा था टेढ़ी नजरों से। और लेसी उसे देखकर कहती है गुड तो तुम वापस आ गए। और वो गेट पर ही खड़ा था जबकि लेसी के हाथ में एक पेपर होता है और हमारा प्रिंस उसे देख रहा था और प्यार से शर्माता हुआ कहने लगता है तो तुम क्या मेरा इंतजार कर रही थी। हमारी लेसी तो उसकी तरफ देखती तक नहीं है और हाथ से इशारा करती हुई कहने लगती है जरा यहाँ आइए, अब आपका समय आ गया है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दें। और हमारे हालिद उसका ये रिएक्शन देखकर बस चुप ही रह जाते हैं और उसको पसीने आने लगते हैं कि उसकी तरफ उसने देखा तक नहीं। उसने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। लेसी उसके फेस को देखती है और उसे भी कुछ तो अंदाजा हो जाता है और वो कहती है वेल और अपना कॉन्ट्रैक्ट वो उसके हाथ में देने लगती है। खालिद उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ से लेकर घूरने लगता है और बेचारा मन में कहने लगता है इसे तो इस बात से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं अभी अभी तो नहा कर निकला हूँ। और वो देखता है लेसी की तरफ और लेसी जो घबरा कर उसी की तरफ घूर कर देख रही थी। और हमारा हीरो तो उसे देखकर बेचारा घबरा जाता है और मन में कहता है ये इस तरह से सीरियस फेस लुक मुझे क्यों दे रही है। और वो अपने गले को हाथ लगाता हुआ मन में कह रहा होता है ऐसा तो नहीं है कि हम इराना पहुंच कर ये चीजें फाइनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन चलो अभी करना भी बेहतर है। खालिद थोड़ा हेजिटेट करता हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है फॉलोइंग टर्म्स को क्लाइंट और एक्टर दोनों को ही एग्री करना होगा। फर्स्ट एक्टर अपनी पूरी ईमानदारी से क्लाइंट की जितनी भी इच्छा है उसके अनुसार एक फॉरेन ब्राइड जिसे देखते ही फर्स्ट साइट लव हो गया इसका रोल निभाएगी। सेकंड क्लाइंट वेल्डन एम्पायर से हमारी एक्टर की रियल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। और थर्ड क्लाइंट हमारे एक्टर को उसकी जरूरत की हर एक जानकारी साथ ही फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देगा। एंड फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म के कंप्लीट होने पर क्लाइंट अपने एक्टर को 10,000 वेल्डन गोल्ड कॉइन के बराबर की रिवॉर्ड देगा और ये सारा जितना भी पे करेगा फॉर्म पर फिल करके साइन करके ऑन पेपर दिया जाएगा। आता है अपने फिफ्थ वाले टर्म के ऊपर और वो फ्लिंच करने लगता है, आंखें सिकोड़ते हुए कहने लगता है जो ये फिफ्थ वाली है इसकी जो सर्विस है ये पूरी होने के बाद क्लाइंट अपनी एक्टर की तलाश नहीं करेगा
और सिक्स्थ है हमारी कॉन्ट्रैक्ट में समय पीरियड। और लेसी अचानक से कहने लगती है, हाँ यही तो बात है जिस पर मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। मुझे कब तक आपकी वाइफ होने का रोल प्ले करना होगा। और हमारा हालिद तो अपनी चेयर खींचकर उस पर बैठने लगता है और कहता है, इन सब बातों में पढ़ने से पहले इस कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जिक्र क्यों नहीं है कि अगर तुम अपने काम में नाकाम रही, फेल हो गई तो क्या होगा। ये सुनकर तो हमारी लेसी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। ये सुनकर उसे थोड़ा झटका लगा था असल में, और वो कॉन्फिडेंस के साथ उसे देखती हुई कहती है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हमारे हालिद उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहे थे, जो आंखें हमारी लेसी को चुभ रही थी, और वो भी अपना हार मानते हुए कहने लगती है, ठीक है मैं इस पार्ट को भी ऐड कर देती हूँ। और लेसी मन में, हाँ डैम इट, मुझे उम्मीद थी कि इसका ध्यान इस बात पर तो नहीं जाएगा। और लेसी अपना पेन उठाकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखने लगती है, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में सिक्स्थ वाला टर्म लिखती है, अगर एक्टर दी हुई फॉलोइंग टर्म्स को पूरा नहीं करती है, फुलफिल नहीं करती है, तो क्लाइंट की जो भी मर्जी हो वो उससे करा सकता है भरपाई के तौर पर। ये वाली टर्म सुनकर तो हालिद शर्म से लाल हो जाता है और ब्लश करता हुआ अपने फेस पर हाथ रख लेता है ताकि उसे दिखे ना कि वो ब्लश कर रहा है। और वो कहता है, क्या मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। हमारी लेसी इस बात का कोई आंसर नहीं करती है, जबकि वो तो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और अपना हाथ टेबल पर पटकती है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ और कहती है, ठीक है तो अब ये तय रहा, चलिए अब इस काम को यहीं पर खत्म करते हैं, साइन करते हैं। लेसी कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहने लगती है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट 2 साल से ज्यादा का ना हो, हम इससे ज्यादा लंबा खींचेंगे क्योंकि हाई चांस होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होने की। जैसे कि आपको भी पता है कि मैंने वेरोनिका का रोल प्ले किया था और वो काफी लंबे समय तक चला था। और ये सुनकर तो हमारा प्रिंस हालिद थोड़ा उदास होता है और कंफ्यूजन के साथ कहने लगता है, ऐसा लगता है कि उस वेरोनिका वाले कॉन्ट्रैक्ट ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही गहरा सदमा दिया है। लेसी उस पर चिल्लाती हुई कहती है, अगर हम चीजों को 2 साल से ज्यादा खींचेंगे तो लोगों को शक होने लगेगा। हालिद कहता है, किस बात का शक। और हमारी लेसी बोल्ड होकर कहने लगती है, इस बात का कि इतने समय बाद भी हमारे बीच में कोई भी चाइल्ड क्यों नहीं है। और ये सुनते ही हालिद शर्म से पानी पानी हो जाता है और ब्लश करने लगता है, जैसे हालिद को तो ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है और वो खांसने लगता है। हमारी लेसी जो उसे दूर खड़ी हुई देख रही थी और वो उससे पूछती है, हुआ क्या है ये तो बताओ। हालिद जो अभी भी खांस ही रहा था, वो खांसता हुआ मुंह पर हाथ लगाता हुआ, हाथ से हिलाता हुआ भी कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। और लेसी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कहती है, आपको तो ये बात पता ही होनी चाहिए कि एक बार जब हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बन जाएंगे तो एक साथ कमरे में एक बिस्तर पर सोना, ये तो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं। हालिद जो अभी भी खांस ही रहा था और हमारी हीरोइन टेबल पर रखे हुए इस कॉन्ट्रैक्ट पे टैप करती हुई कहने लगती है, इसलिए ये बहुत अच्छा होगा कि हम किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मैजिकल डिवाइस का इंतजाम कर सके। और हमारा हीरो जो अभी खांस रहा था उसमें तो चमक सी आ जाती है और हमारी हीरोइन उसे देखती हुई कहने लगती है, इसे अपने दिमाग में रखना, मेरी इंटेंशन अनप्रोटेक्टिव फिजिकल इंटीमेसी की नहीं है। और योर मजेस्टी आप मेरी बात सुन भी रहे हैं। और हमारा हालिद जो अचानक से हमला कर देता है उस पर, वो तो हमारी लेसी को कमर से पकड़कर हवा में उठा देता है, मतलब वो उसको गोद में ले लेता है और वो उसे घूरता हुआ कहने लगता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है। हमारा हीरो हमारी लेसी के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और हमारी लेसी जो उसे ऊपर वाले एंगल से देख रही थी उसकी आंखों में, और वो कहता है, अब जबकि हम एक मैरिड कपल बन चुके हैं तो क्यों ना हम जो मैरिड कपल करते हैं वही सब करें। हमारा हीरो तो उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ लेके जा रहा था भारी भारी कदमों से, और हमारी हीरोइन चिल्लाती हुई कहती, नहीं रुको, पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और हमारा हीरो उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है, तुम्हें उस कागजों के टुकड़ों के साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो। और वो हमारी लेडी के ऊपर होता है और कहता है, अब से मैं भी वही करने जा रहा हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली सारी हमारे एपिसोड्स आपके पास पहले ही पहुँच जाए। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय।